पूनम देवी जी के जीवन दर्शन के बारे में बहुत सारी बातें हमारे वक्ताओं ने कही है, बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे चौधरी मुसाफिर बिंद जी, गुलाब बिंद जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को तन मन से शुरू किया है, निश्चित रूप से वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। श्यामलाल बिंद जी बहुत दिनों से लगातार प्रयास कर रहे थे, उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल संचालन के लिए, सफल तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, वो भी बधाई के पात्र हैं। और हमारे नौजवान साथी विजय बिंद जी और भी तमाम बैठे हुए दिखाई दे रहे, मर्यादा दीनबंधु जी यहाँ पर देख रहे हैं, उनको भी मिश्री लाल जी चले गए। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि वीरांगना फूलन देवी एक ऐसी क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को समाप्त करने के लिए सम अत्याचार का मुकाबला किया और अत्याचारियों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। आप लोग सब जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने बताया, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिलाओं को निचले दर्जे का समझा जाता था, स्त्री शूद्रों ने दियोताम, जिनको महिलाओं को, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो सामंती लोग जिन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, जिसमें फूलन देवी जी थी, उन्होंने जो संघर्ष किया है और उनको खात्मे का जो काम किया, जिसके बदले उन्हें जेल जाना पड़ा, उनको जेल नहीं होना चाहिए था। आज जो लड़कियां और महिलाएं जिनके ऊपर माता दुर्गा और काली की सवारी आती है और उनके साथ अत्याचार और बलात्कार होते हैं, यदि उनके सर पर जो है फूलन देवी सवार हो जाए तो अत्याचार का समाप्ति हो जाएगी। आप लोग जानते होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि सामंती लोग अत्याचार करते हैं और अत्याचार सहते सहते हमारी आदत बन जाती है, तो अत्याचार का मुकाबला करने के लिए यदि हम खड़े हो जाएंगे तो अत्याचारी भाग खड़े होंगे। तो मैं कई बातों पर चर्चा करूंगा आपके सामने। अभी कुछ वक्ताओं ने एक बात कही जिसमें इस दबे कुचले वंचित समाज का शासन में, प्रशासन में, धन में, धरती में, रोजी रोजगार में जो हिस्सेदारी कम है, उसके लिए आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। और आज इस वीरांगना फूलन देवी की जयंती के अवसर पर मैं आप लोगों के मन में ये बात बैठाना चाहता हूं, जो शक्ति के जो 4 मुख्य स्रोत हैं उनमें हमारी हिस्सेदारी बहुत कम है और इस दबे कुचले समाज को कोई पूछने वाला नहीं है। आप लोगों ने विगत बहुत सारे दशकों से झूम कर वोट देकर के शासन सत्ता में राजाओं को स्थापित किया, प्रधानमंत्रियों को स्थापित किया, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने आपके शासन, प्रशासन, धन, धरती, रोजी रोजगार में वाजिब हिस्सेदारी देने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। उसकी एक ही वजह है कि हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जो शक्ति के स्रोत हैं, जिसमें कहते हैं पहला शिक्षा। इस देश में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के प्रोफेसर देखने को नहीं मिलते और उच्च वर्ग के लोगों की भरमार है। उस पर उन मनवादी लोगों का कब्जा है जो इन दबे कुचले लोगों को नहीं जाने देना चाहते। दूसरा जो शक्ति का स्रोत है राजनीति, और राजनीति में हम केवल बिना शक्ति के हैं, बिना पोर्टफोलियो के हैं। हम जो है थोड़े बहुत गिने चुने लोग हैं शासन में, सत्ता में, मंत्री विधायक में, लेकिन उनकी पावर शून्य के बराबर है। तीसरा जो शक्ति का स्रोत है अर्थव्यवस्था, बड़े बड़े उद्योग धंधे, जिनमें इस दबे कुचले समाज का आप देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। किसी के पास फैक्ट्री नहीं है, कोई एक बता दो। कश्यप, निषाद, बिन, मल्ला, तुरहा, केवट, बाथम, बतवा, इन जातियों की कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो। तीसरा एक धर्म का क्षेत्र है। धर्म के क्षेत्र का मतलब है तो बड़े बड़े जो मंदिर है जिनमें अरबों खरबों रुपए का दान और चढ़ावा आता है, उनके सारे मठाधीश और पुजारी
उच्च जाति के लोग बन करके बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार जो हम दान दक्षिणा देते हैं और उस दान दक्षिणा से वो हमारे लिए योजना बनाते हैं कि दबे कुचले रहे, उसी स्थान पर रहे। इस तरह से शक्ति के सभी स्रोतों पर जो है ऐसे उच्च वर्ग के लोगों का कब्जा बना हुआ है और उसकी एक वजह है हम लोगों की अज्ञानता। और अज्ञानता का कारण क्या है? हमने जो हमें व्यस्क मताधिकार मिला है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अदम्य साहस के कारण, उसका हमने सही इस्तेमाल नहीं किया। जिस दिन हम उस वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करना जान जाएंगे तो निश्चित रूप से जो शक्ति के स्रोत हैं, शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था, उसमें हमारा वाजिब हिस्सेदारी जरूर होगी। यदि आप लोग चाहते हैं, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो पूरे संसार में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहती है, कर सकती है। और कैसा परिवर्तन कर सकती है? वो एक लीडरशिप पैदा करती है, एक नेतृत्व पैदा करती है। हम सब लोग जानते हैं शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि से विवेक का विकास होता है, विवेक से न्याय का विकास होता है, न्याय से निर्णय का विकास होता है, निर्णय से नेतृत्व बनता है। यदि एक शिक्षा खत्म हो जाएगी तो आपका नेतृत्व खत्म हो जाएगा। आप लोग उठा के देख लीजिए, गाजीपुर जनपद में हम पीजी कॉलेज गाजीपुर में प्रोफेसर हैं। इस दबे कुचले वंचित समाज के कितने बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं? मैं ढूंढ करके देखता हूं, मुझे कोई एक भी बच्चा नहीं मिलता, बहुत ही कम मिलते हैं, नगड़े के बराबर मिलते हैं। उसकी कमी यह है कि गार्जियन भी ध्यान नहीं देते और बच्चों के अंदर उत्साह भी नहीं है। तो हमें अपने बच्चों के अंदर शिक्षा लेने के लिए उत्साह पैदा करना पड़ेगा। वो जो उत्साह कहां से आएगा? हम सब लोग जानते हैं, गरीब है और गरीबी के बहुत सारे कारण हैं। धन, धरती, रोजी रोजगार में हमारे पास साधन संसाधन नहीं है, जिनकी वजह से हम जो है गरीब हैं और अपने बच्चों को उच्च शिक्षण संस्थानों में नहीं भेज पाते। यदि आपके पास ऐसा तंत्र हो जो आपके बच्चों को कम साधनों में, संसाधनों में शिक्षण संस्थानों तक पहुंचाया जा सके, ऐसा वो लोग नहीं चाहते। आप देख रहे होंगे प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। जब प्राथमिक विद्यालय बंद हो जाएंगे तो माध्यमिक विद्यालय भी खत्म हो जाएंगे। माध्यमिक विद्यालय खत्म हो जाएंगे तो उच्च शिक्षा संस्थान जिसमें डिग्री कॉलेज है वो भी खत्म हो जाएंगे। इन एक गिने चुने जो प्रोफेसर हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे और जो वो समाप्त हो जाएंगे समाज का नेतृत्व खत्म हो जाएगा। आपके देखते ही देखते आपकी पीढ़ियां गुलाम हो जाएगी, कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। यदि आप लोग जागरूक नहीं हुए तो मैं आप सभी से इस वीरांगना फूलन देवी के इस जयंती के अवसर पर आह्वान करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर अपना जोर दें। और कई बातें आई हैं, एकलव्य जी के बारे में बताना चाहता हूं। अभी हमारे वक्ता ने एक बात कही थी, एकलव्य जी का अंगूठा काटा गया था और आज शिक्षण संस्थानों में कम नंबर देकर के, कम मेरिट के लोगों को, जो उच्च जाति के लोग हैं उनको आगे बढ़ा करके और निम्न जाति के हाईएस्ट मेरिट के लोगों को दबा दिया जाता है। और आज एक नई बीमारी पैदा हुई है जिसे कहते हैं NFS। बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं प्रोफेसर्स के, IAS के, PCS के, उनमें कह दिया जाता है नॉन फाइंड सुटेबल। पहले जब आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी तो कहा जाता था कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, मैंने कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है। और आज कहते हैं कैंडिडेट्स आर अवेलेबल बट नॉट सुटेबल, मतलब कैंडिडेट तो हैं मगर वो सुटेबल नहीं है, जिसे NFS कहते हैं, नॉन फाइंड सुटेबल। मतलब जो है योग्यता होते हुए भी उनमें बैठे हुए वो मनवादी लोग, उच्च जाति के लोग, निम्न वर्ग के बच्चों को जो है NFS कह करके उनको वहां जाने से रोक दे रहे हैं। तो इसकी वजह यही है, शासन सत्ता में, धन धरती में, रोजी रोजगार में हमारी वाजिब हिस्सेदारी नहीं है। यदि आप चाहते हैं एक NFS का सिस्टम बंद हो, द्रोणाचार्य जो आज भी जगह जगह पर बैठे हुए हैं उनका खात्मा हो, तो आपको अपने वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बताना चाहता हूं, वीर एकलव्य के जो पिताजी थे उनका नाम हिरण्य धनु था और उनका मिलिट्री स्कूल था और उस मिलिट्री स्कूल में वो ऐसी शिक्षा देते थे जो संसार में कहीं पर भी नहीं थी। मगर एक विद्या नहीं जानते थे, बैटल। बैटल का मतलब होता है छापामारी का युद्ध, जो केवल द्रोणाचार्य के ही मिलिट्री स्कूल में शिक्षा मिलती थी। हिरण्य धनु जो एकलव्य जी के पिताजी थे, उन्होंने कहा
कि आप जाइए उस स्कूल में दाखिला लेकर के और उस बैटल की शिक्षा को लीजिए, छापामारी युद्ध की शिक्षा को ग्रहण करिए। जब एकलव्य जी वहां गए तो उन्होंने एडमिशन लेने से मना कर दिया और अपनी कौशल से उन्होंने जो है कुछ शिक्षा ग्रहण की। और जब देखा अरे ये शूद्र जिन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, इन्होंने शिक्षा ग्रहण करके दौड़ते हुए कुत्ते का बिना कष्ट पहुंचाए मुंह बंद कर दिया तीर से। इतना महान योद्धा ये तो हमारी टक्कर में खड़ा हो गया, जो आज भी जिसे एनएफएस कहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अंगूठा काट करके उसको शिक्षा विहीन किया। अंगूठा काटा या नहीं काटा वो ही एनएफएस था। वो नए रूप में आज दिखाई दे रहा है। यानी वो कहता है, वो धमकाता है कि शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार उस समय भी नहीं था और आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। ऐसी ऐसी योजना बनाई जा रही है। यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चों के साथ अत्याचार, अनाचार और शिक्षण संस्थानों में भेदभाव ना हो, तो आप निश्चित रूप से अपने वोट की ताकत को पहचानिए और इस संघर्ष के लिए आप खड़े हो जाइए। जम करके संघर्ष करिए और अपने वोट की ताकत को पहचान कर तख्ता पलटने का काम करिएगा। और दूसरी बात बताना चाहता हूं, अभी चर्चा हुई थी, एक हमारे वक्ता ने बताया था, वो आज समय हमारी आंखों के सामने हो रहा है। शिक्षा, सत्ता और संपत्ति तीनों ऐसी चीज है, अगर किसी से छीन लिया जाए वो दर दर का भिखारी हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा इस समाज का। आप देखिएगा आज शिक्षा, सत्ता और संपत्ति तीनों छीनने का प्रयास किया जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति जो है इस देश की जमीन को अधिग्रहण करने के लिए सरकार से कानून बनवा रहे हैं। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, दुनिया भर के लोग जो है इस देश की जमीन हथियाने पर लगे हुए हैं। और जो सत्ता चली गई, संपत्ति चली गई, आपके पास बचेगा क्या? शिक्षा। यही घटना घटी थी जिसका जिक्र हमारे एक वक्ता ने किया है। उन्होंने कहा है कि राजा बलि, जिन्होंने अपनी भुजाओं के बल पर जो है सत्ता हासिल की थी, शासन स्थापित किया था, और क्योंकि यहाँ का इस देश का मूल निवासी राजा था, ये आर्य थे। कहानी पलट करके बताई गई आपको, जो आज भी जैसे बताया जा रहा है 5 किलो अनाज को दे करके। उन्होंने कहानी बताई थी कि एक 52 रूप में अवतार हुआ विष्णु का, और उन्होंने राजा बलि से मांगा हमें 3 पग दे दीजिए, और 3 पग में उन्हें धरती, आकाश और पाताल नाप दिया, और जब जगह नहीं मिली उनके सिर पर पैर रख दिया। ये कहानी बताई गई है आपको कोड करके। उसका असली मकसद था समाज से शिक्षा, सत्ता और संपत्ति छीन लिया। जो 3 पग जो थे वो यही थे। राजा बलि ने जो अपनी भुजाओं के बल पर शासन स्थापित किया था, उस शासन सत्ता को समाप्त करने के लिए जो आर्य लोग थे, जो आज वनवादी लोग हैं, वही आर्य थे। तो उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक एक ऐसे आदमी को भेजा, देखो राजा किस तरह से जो है शासन करता है, और उस शासन की पद्धति को समझ करके उसने कहा ये तो वचन का पक्का है, ये तो जो कहता है वो करता है, बदलता नहीं है। तो एक छोटे से काले कलूटे ब्राह्मण ने जो है जाकर के उनसे कहा महाराज हमको भी कुछ दे दीजिए। उसने कहा क्या चाहिए? और राजा बलि ने अपने शासन में 3 कानून पास किए थे। पहला कानून उनका था कि इस हमारे राज्य में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ऊंचा नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा, और किसी भी प्रकार का कोई यज्ञ नहीं कराया जाएगा। यज्ञ में बड़े बड़े पशुओं का, हिंसक बड़े बड़े जानवरों का, गायों का, भैंसों का, और जो है बकरों की बलि दी जाती थी, पशु हिंसा की जाती थी, एकदम तुरंत बंद करा दिया गया था। तीसरी बात कह के किसी भी आदमी को कोई काम करने की मनाही नहीं, सब व्यक्ति सब काम कर सकते हैं। और वही वर्ण व्यवस्था में अलग अलग लोगों के काम थे, ब्राह्मणों का अलग, क्षत्रियों का अलग, वैश्य का अलग, शूद्र का अलग, इस तरह से बंटवारा किया था। एक तरह से उन्होंने, राजा बलि ने वर्ण व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। तो इनके मन में अग्नि थी, इन्होंने चुपे चुप अपना संगठन बनाना शुरू कर दिया। तो एक आदमी कहा महाराज हमको भी कुछ दे दीजिए, जिसे ही लोग कहते विष्णु का अवतार। जब वो शासन में पूछे, महाराज से पूछा क्या चाहिए, तो महाराज से उन्होंने कहा हमको दे दीजिए यज्ञशाला। तो कहा ठीक है तथास्तु। तो लेकिन उनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा दे दो इनकी यज्ञशाला। तो यज्ञशाला जब दे दिया तो एक यज्ञशाला पर देने के लिए उनके मंत्री जी पहुंचे, तो उन्होंने सवाल किया अरे कितनी यज्ञशाला आपकी है? उसने कहा कि जब राजा नहीं पूछ सकता कि कितनी यज्ञशाला है, तुम कौन होते हो पूछने वाले? तो इस तरह से जो है उन्होंने अपने उसके शासन के चारों ओर जो यज्ञशालाएं बनाई हुई थी सब पर कब्जा हो गया। इस तरह से वो पहला पग था सत्ता पर कब्जा करना।
और दूसरा पग था शिक्षा। जब सत्ता नहीं रही तो शिक्षा भी बंद कर दी गई। और तीसरा पग था शिक्षा, जिसे कहते हैं सिर पर पैर रख दिया। तो सिर पर पैर रखने का मतलब है उसके दिमाग पर पैर रख दिया, शिक्षा उसकी बंद कर दी गई। तो तीन पग जो है, शिक्षा, सत्ता और संपत्ति छीनने का उन्होंने उस समय भी षड्यंत्र किया था, जो हमारे भोले वाले लोग नहीं समझ पाए। जल्दी बंद करने वाला हूं। तो इस तरह से यदि आप लोग अभी सावधान नहीं हुए, आज भी शिक्षा, सत्ता और संपत्ति छीनी जा रही है। एक नए तरीके का जो है षड्यंत्र आप लोगों के साथ हो रहा है। यदि आप लोग जागरूक नहीं हुए, मुसाफिर बिंद जी समय का ध्यान देते हुए मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहूंगा आपके सामने, यदि देश का संविधान बचा रहेगा तो आप बचे रहोगे। देश का संविधान अगर बदल दिया गया, आप लोग वही गुलाम हो जाओगे। आज से वीरांगना फूलन देवी की जयंती के अवसर पर आप लोग संकल्प ले, संविधान को बचाना है और हर हाल में बचाना। जय फूलन देवी।